हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। हिंदी मीडियम कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। इवन यहाँ पर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो यदि अवेल करना है तो भाई लिंक जो है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। राइट, करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यही ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे एजर्शन, रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, हर एक टॉपिक के काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। तो भाई इतनी सारी चीज़ें, घर बैठे बैठे इतना सुनहरा अवसर है कि आपको घर बैठे बैठे पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, घर बैठे बैठे सब कुछ आपको मिल रहा है। इतना बढ़िया एजुकेशन, इतना बढ़िया क्वालिटी कंटेंट, इतनी सारी चीज़ें। तो बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है भाई चैनल को। यहाँ कोई फीस नहीं चार्ज हो रही है कि हम आपसे बोले कि भाई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फीस चार्ज होगी 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप आराम से घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन ले सकते हैं। बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और आज की क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। तो सभी स्टूडेंट जो भी आ चुके हैं क्लास में, जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हम शुरू करने वाले हैं आज की हमारी क्लास को। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 कॉमर्स सेना क्या पढ़ रहे हैं भैया हम? हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं चालू किए हैं, जो हम अब कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में करेंगे उसको चालू। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम अगली क्लास से चालू करेंगे, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। भाई पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लें, जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेंगे तब तक कहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है, तो वही हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको, देखो स्टार्टिंग से सब कुछ अपन ने पढ़ लिया, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बारे में सब कुछ हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब बेसिक अपना जो मेन फोकस है वो कहाँ है, क्योंकि हमें करना तो क्वेश्चन ही है आखिरकार, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही, एग्जाम में भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही आएंगे। तो बेसिकली उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो वही सेशन अभी हम लोग कल चल रहा है, आज उसका पार्ट 2 है। मतलब जो मैंने आपको कल भी पार्ट 1 बताया था ना, मतलब अपनी पिछली क्लास में जो मैंने पार्ट 1 आपको करवा दिया था, वही टॉपिक का आज पार्ट 2 रहेगा। क्या था अपना टॉपिक, क्या था अपना टॉपिक? था भैया अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जिसका मतलब क्या था कि जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, जब एक बिजनेस क्लोज हो जाता है, वाउंड अप हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या क्या अकाउंटिंग करोगे, कैसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करोगे, कैसे क्या रिकॉर्डिंग करनी है, क्या चीजें करनी है, कौन कौन से नए अकाउंट्स बनाने हैं, तो वो सब अकाउंट्स कैसे बनेंगे, वो हम पूरा अकाउंटिंग के माध्यम से जान पाएंगे, है ना। कि यदि डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का, तो उसमें क्या अकाउंटिंग करनी है, कैसे अकाउंट्स रिकॉर्ड, मतलब कैसे अकाउंट बनाने हैं, कौन से अकाउंट बनाने हैं, वो सब हम इस पर्टिकुलर सेशन में जान जाएंगे। तो इसका ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है, जिस पार्ट 1 मतलब मैंने करा दिया है, जिसमें मैंने आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट पूरा समझा दिया था, जो कि सबसे ज्यादा लेंदी था आपका। बाकी तो सब, बाकी की जो 4 है वो आज बता रही हूँ, है ना, इस पर्टिकुलर क्लास में बता रही हूँ। टोटल 5 अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं। कब? जब डिसोल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का। तो टोटल कितने हैं? टोटल 5 अकाउंट बनाने होते हैं। तो जिनमें से जो पहला अकाउंट रहता है अपना, वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे मैंने पूरा आपको कवर करा दिया A to Z अपनी पार्ट 1 वाली क्लास में। राइट, इसका पार्ट 1 में वो पूरा समझा दिया है। अब आपके जो रिमेनिंग 4 अकाउंट्स है वो इतने लेंदी नहीं है, वो छोटे छोटे अकाउंट्स है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। आप इस क्लास में हम उनको कवर कर लेते हैं। इज इट क्लियर भैया? समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ चुके, क्या नहीं पढ़ चुके, सब समझ आ गया? तो फिर शुरू करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, अपने साइड से अपना काम कर दिया करो फटाफट। लाइक शेयर जल्दी से करना है सभी को। राइट, चलिए तो शुरू करेंगे आज के सेशन को। सेकेंड नंबर से चालू करेंगे। अब आप बोलोगे सेकेंड क्यों? अब भी बताया ना, रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहला बनता है। टोटल देखो समझो, थोड़ा अपन ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं
कि जब डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का तो क्या क्या अकाउंटिंग करना है, कहाँ, अकाउंट्स में। तो टोटल 5 अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं, जिनमें से पहला बनता है बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम ऑलरेडी कहाँ बना चुके हैं या उसको बनाना सीख चुके हैं अपने पार्ट 1 वाली क्लास में। अब यहाँ पे हम दूसरा अकाउंट सीखेंगे जिसका नाम है लोन बाय पार्टनर या फिर लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, लोन बाय पार्टनर अकाउंट मतलब जहां पे फर्म ने क्या किया है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है। ठीक है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया था, तो इसको देखा जाए तो ये लाइबिलिटी है फर्म के लिए। फर्म के नजरिए से यदि मैं देखूं तो ये क्या है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है कि उसको वो पार्टनर का लोन वापस करना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल करना पड़ेगा उसको वो लोन वापस। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको वापस तो कराते हैं, लाइबिलिटी है, लेकिन इसको रियलाइज नहीं करते, मतलब इसको रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करते, इसका एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। राइट, तो आओ पहले इसके बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे स्टूडेंट्स अपन, फिर एक एक करके सारे पॉइंट समझेंगे। देखो, लोन बाय अ पार्टनर टू फर्म इज नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी। राइट, ये कोई बाहर की लाइबिलिटी नहीं है आपकी। और रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा हम वही लाइबिलिटी को रियलाइज करते हैं जो आपकी बाहर की होती है ना। आउटसाइड लाइबिलिटीज है, जैसे कि बाहर बैंक से आपने, देखो बैंक तो बाहर का हो गया ना, घर का बैंक है क्या आपका, नहीं ना। आपने बैंक से लोन लिया है या मार्केट में किसी से आपने उधारी ली है, वहां पे किसी से लोन लिया है, तो ये सब आपके बाहर की ऑब्लिगेशन है, बाहर का बर्डन है, बाहर की लाइबिलिटी है। पर आपने अपने पार्टनर से ही लोन लिया है भैया, तो ये कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, ये आपके फर्म के, मतलब आप कह सकते हो ना आपस में ही। अब जैसे मान लो आप, आपके घर में यदि आपके घर में यदि आप किसी से लोन तो खैर अभी खैर आप क्या ही लोगे, मतलब बता रही हूँ मैं, हाँ इस तरीके से बता सकती हूँ कि यदि आपको 100 रुपए की जरूरत है और यदि 100 रुपए आप बाहर से अपने दोस्त से ले रहे हो या किसी भैया दीदी से, कोई बाहर होंगे आपके भैया दीदी, आजकल होते हैं ना लोगों के भैया दीदी बाहर भी होते हैं, तो किसी भैया दीदी से आपने ले लिए लोन, मतलब 100 रुपए चाहिए आपको, लोन नहीं आपको 100 रुपए चाहिए। तो 100 रुपए यदि बाहर किसी से, अपने दोस्त से ले लिए, अपने किसी भैया से, अपनी किसी दीदी से आपने 100 रुपए ले लिए, तो ये आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी। लेकिन घर में अपनी मम्मी से 100 रुपए लिए, अपनी रियल भाई बहन से आपने लिए, या फिर आपके कोई भी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किसी से भी आपने 100 रुपए लिए, तो ये क्या है, ये घर की लाइबिलिटी है। हालांकि वो तो वापस भी नहीं करनी रहेगी, वो तो बोलेंगे जाओ मत दो, क्या ही दोगे, है ना। लेकिन ये क्या हो गई, आपकी इनसाइड लाइबिलिटी हो गई एक तरीके से। तो यदि आपने पार्टनर से ही लोन लिया है तो ये कोई बाहर की लाइबिलिटी नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसीलिए हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई है कि भैया रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वही लाइबिलिटी ट्रांसफर की जाती हैं जो बाहर की है, आउटसाइड लाइबिलिटीज है। ठीक है, पार्टनर से लोन लिया तो वो तो आपकी इनसाइड लाइबिलिटी है। क्लियर, समझ आया। आगे देखो, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, और इसको उसके कैपिटल अकाउंट में भी हम ट्रांसफर नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि इट इज पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी बट बिफोर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम इसको पे तो कर रहे हैं ना इसका जो लोन है जो फर्म ने पार्टनर से लिया है, इसको हम कैपिटल अकाउंट में भी नहीं शो करते, क्योंकि इसको हम पे करते हैं ना रियलाइजेशन के दौरान, डिसोल्यूशन के दौरान हम इसको पे कर देते हैं कब करते हैं, जब हम पेमेंट कर देते हैं ना अपनी बाहर की सब लाइबिलिटीज पे। ये पहले बाहर का लेन देन, आपने सुना होगा कि भैया पहले बाहर का लेन देन करो, घर वालों का तो कर ही देंगे आराम से। ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने बाहर भी उधारी करके रखी होती है और घर में भी उधारी पे चलते हैं, मतलब घर पे भी उधारी रहती है उनकी, तो वो पहले घर की नहीं निपटाते, वो सोचते भैया पहले बाहर की उधारी निपटाएं, घर का तो फिर दे ही देंगे, घर वाले तो अपने ही है कि नहीं, लेकिन बाहर के थोड़ी ना अपने हैं। तो बस वही बात है कि आप पहले बाहर वालों की लाइबिलिटी को करोगे पूरा, उसके बाद फिर आप उसका अमाउंट दोगे, किसका, पार्टनर का, क्योंकि वो तो घर का ही है ना, फर्म का अपना ही पार्टनर है वो तो उसका तो बाद में दे देंगे। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे कि इट इज नॉट ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट इज पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी बट बिफोर रीपेमेंट ऑफ हिज लोन, सॉरी इज कैपिटल। मतलब जैसे कि मैंने क्या बोला अभी, 3 सीक्वेंस है आपके, समझ लो कि सबसे पहले जो फर्म है वो क्या करेगी, उसकी आउटसाइड लाइबिलिटी को कंप्लीट करेगी। थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, आउटसाइड लाइबिलिटीज उसकी जितनी भी हैं सबसे पहले फर्म इसको फुलफिल करेगी सबसे पहले। उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद क्या देगी, उसका लोन पेमेंट या फिर रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन।
किसका रीपेमेंट करेगी? पार्टनर के लोन का रीपेमेंट करेगी। और आखिर में किसकी पेमेंट करेगी? पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट करेगी। ये सीक्वेंस में चलती है। जब आपको पेमेंट करनी है तो भैया तीन ये सीक्वेंस है आपके 1 2 3। इसी तरीके से याद रखना कि फर्म सबसे पहले उसकी बाहर की लाइबिलिटी मतलब बाहर का लेन देन जितना भी है वो कंप्लीट करेगी। दूसरे नंबर पे जो पार्टनर से उसने लोन लेके रखा है, किसने? फर्म ने जो लोन पार्टनर से लेके रखा है उसको दूसरे नंबर पे रीपेमेंट करेगी, है ना। तीसरे नंबर पे फिर उस पार्टनर के कैपिटल को पे करेगी। समझ गए? तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता है अपना, राइट। सबसे पहले बाहर की लाइबिलिटी दो, फिर पार्टनर का लोन पे करो, फिर उसकी कैपिटल को पे करो। तो यही चीज यहाँ लिखी है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? जब आप उसके लोन को क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो, तो आपको क्या एंट्री होगी? लोन बाय पार्टनर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म उसका लोन वापस कर रहा है, तो फर्म का बैंक या कैश कम हो जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। और क्योंकि ये एक लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी कम हो रही है आपकी, इसलिए इसको डेबिट साइड पे शो करेंगे, राइट। ये जो लोन है अपने पार्टनर से लिया है, ये आपके लिए एक लाइबिलिटी थी भाई, एक सिर दर्द था आपके लिए। अब ये कम हो रहा है, अब ये लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए इसको डेबिट कर देते हैं। लाइबिलिटी कम होती है तो, और कोई एसेट कम हो रहा है ना आपका, बैंक या कैश, एसेट का कम होना क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो जाता है। समझ में आ गया भैया? ये आपका दूसरा रहेगा, दूसरा अकाउंट है जिसको हम बनाएंगे भी, लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट हम प्रिपेयर भी करेंगे। इज इट क्लियर? एंट्री समझ में आ गई और ये सीक्वेंस समझ में आ गया कि कैसे हम एक के बाद एक क्या क्या चीजें हम पे करते जाएंगे। सबसे पहले ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, पूरा सीक्वेंस याद रखना, आगे पीछे नहीं करना भैया, ठीक है। सीक्वेंस में ही चलना, 1 2 3। क्लियर? राइट, समझ में आ गया। ये आपका दूसरा अकाउंट हो गया। पहला क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा क्या है? लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। जो लोन फर्म ने पार्टनर से लिया है उसको वो रीपे कर रही है, तो ये एंट्री हो जाएगी। क्लियर? और इस सीक्वेंस में सब रीपेमेंट होता है, राइट। चलो, हो गया अपना सेकेंड। अब आइए थर्ड वाले पे। अच्छा, एक और एंट्री बची है। देखो, एक एंट्री क्या है? द पार्टनर हु हैज गिवन लोन टू द फर्म में एक्सेप्ट लेसर अमाउंट देन द लोन अमाउंट। अब भाई होता क्या है, हो सकता है भाई आपका फर्म कुछ ज्यादा ही गरीब हो गया हो, फर्म के पास इतना पैसा ही नहीं हो, गरीबी ज्यादा छा गई हो आपकी फर्म में। तो कई बार पार्टनर्स क्या करते हैं कि सपोज करो लोन आपका था 1 लाख रुपए का। अब कई बार पार्टनर क्या करते हैं, कम अमाउंट में भी खुश हो जाते हैं, सोचते हैं यार चलो फर्म के पास पैसा ही नहीं है, 1 लाख रुपए ये नहीं दे पाएगा, तो 1 लाख की जगह 80,000 लेकर भी वो खुश हो जाता है, सोचता है चलो ठीक है एटलीस्ट इतने मिल गए वही बहुत है ना। तो 1 लाख, वैसे तो पूरा 1 लाख का लोन था, पर 80,000 लेके ही वो सेटिस्फाई हो चुका है। तो ये भी कंडीशन होती है। तो यदि ऐसी कंडीशन है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे? सपोज एक पार्टनर है जिसका नाम है स्वाति। क्या नाम है भैया? स्वाति उसका नाम है। तो उससे आपने लोन, देखो भाई 1 लाख का था, फर्म ने 1 लाख का लोन लिया था, फर्म के लिए ये लाइबिलिटी थी, ठीक है। अब वो पे हो रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट साइड। अब फर्म पे कितना कर रहा है? उस 1 लाख में केवल और केवल 75,000 पे कर रहा है, ठीक है। तो कैश में कितना दिखाओगे? कैश आपने 75,000, आपने मतलब फर्म ने ये पे किया है। फर्म ने कितना कैश पे किया है? सिर्फ और सिर्फ 75,000। अब बच्चा जो 25,000 है वो कहाँ गया? अब स्वाति का 1 लाख का लोन था, स्वाति 75,000 लेके फिर भी खुश हो गई, मतलब उसने सोचा चलो ठीक है यार, अब फर्म के पास नहीं है इतना पैसा, क्या कर सकते हैं, तो इतना लेके उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग 25,000 है ये फर्म के लिए कहाँ चला जाएगा? उसके रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि उसके नजरिए से तो उसका 1 लाख का पूरा बर्डन उतर गया ना, उसके नजरिए से तो उसका 1 लाख का बर्डन उतर गया। भले उसने दिया 75,000 है, लेकिन उसके सर से 1 लाख का बोझ उतर गया, 75,000 देके ही 1 लाख का बोझ उतार लिया उसने, फर्म ने, ठीक है। इसलिए स्वाति का लोन 1 लाख का था, अब नहीं है क्योंकि पे कर दिया। कैश में या बैंक से 75,000 पे करे उतना क्रेडिट करेंगे, जो नहीं दिया वो रियलाइज मान लेंगे कि चलो ये हो गया हमारा काम खत्म, फर्म के नजरिए से तो काम खत्म हो गया ना, तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट, जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो। क्लियर? समझ में आया आपको? ये 2 कंडीशन पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार अपन चलेंगे। यदि पूरा का पूरा लोन दे रहे हो तो भैया ये एंट्री कर देना, और यदि पूरा नहीं दे रहे हो, थोड़ा बहुत दे रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत नहीं दे पाए, तो ये एंट्री कर देना। क्लियर? राइट। अब उसके बाद दूसरा केस देखो, अभी ये ए वाला था, ठीक है, लोन के अंदर ये पहला केस था, अब दूसरा केस समझो। दूसरा है एक्सेप्ट अ रिकॉर्डेड एसेट इन सेटलमेंट ऑफ लोन
amount, it means loan amount of a partner is not payable since firm's asset is given in life thereof. इसका मतलब क्या होगा? देखो कई बार होता है, सपोज फर्म को पार्टनर को 1 लाख रुपए देने थे, 1 लाख देने थे, और वहीं पे फर्म के पास एक मशीन थी, क्या थी? एक मशीनरी, एक मशीनरी थी जो कि 1 लाख रुपए की ही थी। चलो यहाँ 60 लिखा है तो मान लो 60 की थी, ठीक है, 60,000 की थी मशीनरी, 60,000 की थी, और वो जो लोन था, लोन का जो अमाउंट था फर्म से, जो फर्म को जो पे करना था वो भी 60,000 का था। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखा जाए तो लोन कैश में पेमेंट करनी चाहिए लोन की, पर फर्म ने सोचा यार मेरे पास एक 60,000 की मशीनरी भी तो है, तो उसने सोचा क्यों ना इसको लोन कैश में ना दे करके इसको एक 60,000 का एसेट टिका देते हैं। होता है ना कई बार हमको किसी को पैसा देना होता है तो हम पैसा ना दे करके कुछ भी उसको उतनी ही कीमत का, मतलब कीमत वैसे ही होनी चाहिए, राइट, तो उतने ही कीमत का कुछ भी एसेट उसको टिका देते। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि लोन तो भैया 60,000 का था और आपके पास एक 60,000 की एक मशीनरी भी थी, तो आपने सोचा यार 60,000 कैश में कौन पे करेगा लोन। आपने सोचा, आपने मतलब फर्म ने सोचा कि चलो एक मशीनरी है वो भी 60 की है तो इसको मशीनरी दे करके इसका लोन कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपको आपके दोस्त को 10,000 रुपए देने थे, अब आपके पास नहीं है, चलो 10 नहीं 5 मान लो, 5,000 देने थे, अब आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास 5,000 की एक वॉच थी, तो आपने आपके दोस्त को बोला यार भाई देख 5,000 तो मैं नहीं दे पाऊंगा, एक काम करिए मेरी वॉच रख ले, ये भी 5,000 की है। तो आपके दोस्त को बोला चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं वॉच से ही काम चला लूंगा। तो ये क्या हो गया? आपका काम भी हो गया और ये जो वॉच थी वो भी चली गई। तो सेम चीज यहाँ पे भी हुई है ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी हुई है कि लोन देना था किसी भी पार्टनर का, तो इसकी एंट्री देखो भैया, एंट्री कैसे होगी? सपोज नरेश इस नाम का एक पार्टनर है, तो उसके लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि आपकी सर से तो लाइबिलिटी कम हो गई ना, आपके सर से लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट कर दो। और रियलाइजेशन, क्योंकि अब यहाँ पे कैश पेमेंट ही नहीं हुई, बैंक से कोई पेमेंट ही नहीं हुई भैया, आपने तो सीधे सीधे मशीन दी है, पर इसकी एंट्री किस नाम से करते हैं? रियलाइजेशन के नाम से करेंगे, राइट, क्योंकि आपने क्या किया इस तरीके से, आपने वो बोलते ना क्या, एक तीर से दो निशान, एक तीर से दो निशान लगा दिया आपने। क्या? पहली चीज आपने आपकी लाइबिलिटी भी कम कर ली और दूसरी चीज आपने आपकी मशीन भी टिका दी, दो काम हो गए। अब मान लो वो जो वॉच थी वो थोड़ी खराब थी, ठीक है, आपको वैसे भी उसको कहीं टिकाना ही था, वो वॉच थोड़ी खराब थी, तो आप सोचोगे ना मेरे तो एक तीर से दो निशान लग गए, मेरी उधारी भी हो गई 5,000 की और वो जो वॉच थी जो थोड़ी सी खराब थी वो भी चली गई, राइट। तो क्या हो गया? एक तीर से दो निशान लग गए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी यही केस हो रहा है कि देखा जाए तो बिजनेस को, फर्म को मशीन भी तो क्या करनी थी? बेचनी ही थी ना। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि मशीन खराब थी, मशीन खराब नहीं है, क्योंकि यदि मशीन खराब होगी तो पार्टनर को तो पता ही होगा ना, क्योंकि वो बिजनेस जो है वो पार्टनर, उसका पार्टनर है उस बिजनेस का, तो यहाँ मशीन खराब नहीं है, क्योंकि यदि खराब होगी तो पार्टनर को पता होगी और पार्टनर मना कर देगा लेने से, ठीक है। तो मशीन खराब नहीं थी। बात यहाँ ये हो रही है कि फर्म को भी मशीन रियलाइज ही करनी थी और फर्म को लाइबिलिटी भी पे करनी थी, तो यहाँ दोनों काम हो गए, एक तरीके से मशीन भी रियलाइज हो गई और ये जो लाइबिलिटी है वो भी कम हो गई, दोनों चीजें हो गई, एक तीर से दो निशान हो गए, राइट। तो बस जिसका भी लोन दिया है उसको डेबिट कर दो, उस पार्टनर के नाम से डेबिट हो जाएगा, और जो भी आपने मशीन दी है उसको आप रियलाइजेशन, क्योंकि ये मशीन क्या हो गई? रियलाइज हो गई ना, मशीन गई है, मैं मान रही हूँ। आप सोचोगे मैम मशीन गई है तो ये मशीन अकाउंट आना चाहिए, नहीं 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 नहीं, मशीन अकाउंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मशीन आपने रियलाइज कर दी। मैंने क्या बोला? लाइबिलिटी भी पे हो गई और मशीन भी रियलाइज हो गई, एक तीर से दो निशाने, इसलिए ये रियलाइज हुई है, इसलिए रियलाइज अकाउंट नाम से क्रेडिट हो जाएगी। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब हम लोग बढ़िया तरीके में। सी, इसका सी नंबर देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट एन अनरिकॉर्डेड एसेट। यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट एक्सेप्ट किया है इन सेटलमेंट ऑफ लोन, इट मींस लोन अमाउंट ऑफ द पार्टनर इज नॉट पेबल सिंस। अब यदि दोनों बातें सेम है, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट हो रहा हो या अनरिकॉर्डेड एसेट है, जो भी है एंट्री आपकी सेम रहेगी। सपोज 70,000 का कोई एसेट है और 70,000 की लाइबिलिटी थी, किसकी थी? हितेश नाम की, मतलब हितेश नाम के एक पार्टनर की थी, तो बस लोन बाय हितेश अकाउंट को डेबिट करो, क्योंकि ये लायबिलिटी आपकी कम हो गई है और आपने कोई एसेट उसको दे दिया है जो कि अनरिकॉर्डेड है। चाहे रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, कैसे ही हो, एंट्री सेम रहेगी। तो वो एसेट एक तरीके से रियलाइज हो गया, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? एंट्री सेम है, चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड हो तो भी यही एंट्री है, चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो तो भी यही एंट्री होगी। क्लियर? समझ आ गया भाई? क्लियर है लाइन? चलो फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर डी,
accept an unrecorded or recorded asset in part settlement of loan amount. It means loan amount of the partner to the extent of agreed value is not payable since an asset is given in lieu thereof. इसका मतलब क्या हो गया? इसका क्या मतलब हो गया कि आपने जो उसको पे किया है, क्या बोला भैया, एक्सेप्ट एंड रिकॉर्डेड एसेट इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ अ लोन। अच्छा, मतलब लोन का जो अमाउंट था उसमें आपने क्या किया, थोड़ा सा अमाउंट को कैश में पे किया, उस पूरे लोन का थोड़े से अमाउंट कैश में पे किया और थोड़े अमाउंट के लिए एक असेट दे दिया। समझ रहे हो? देखो जैसे फॉर एग्जांपल यदि पूरा 1 लाख का लोन था, पूरा 1 लाख का लोन था, तो इस 1 लाख के लोन में से आपने सोचा यार 30,000 तो पूरा कैश ले लो, आप 30,000 कैश ले लो और 70,000 बच रहा है, तो 70,000 की ये एक एसेट है हमारे पास, मशीन है, कोई बिल्डिंग है 70,000 की, या फर्नीचर है, कोई लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर, मतलब जितने कुछ भी एसेट, कुछ भी हो सकता है, वो कंप्यूटर है आपके पास, कोई मशीन है, कुछ भी हो, राइट। तो आपने बोला 1 लाख का लोन है, एक में से 30,000 तो कैश रख लो, 70,000 की हमारे पास सपोज करो एक बिल्डिंग है, आप वो बिल्डिंग रख लो, ठीक है, 70,000 की वो बिल्डिंग रख लो। तो आपने क्या किया, पूरे लोन को आधा मतलब थोड़ा सा लोन आपने कैश में पे किया और कुछ लोन आपने एसेट देकर पे किया। तो अब एंट्री क्या होगी, सपोज योगेश नाम का पार्टनर है, तो लोन बाय योगेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लायबिलिटी कम हो रही है, ये डेबिट हो जाएगा। जो आपने उसको एसेट पे करा है वो एक तरीके से वो बिल्डिंग अब रियलाइज भी हो गई, 70,000 की बिल्डिंग देके उसको आपने रियलाइज भी कर लिया, तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है क्रेडिट हो जाएगा, 70,000 से हो जाएगा। और कैश और बैंक, क्योंकि आपने 30,000 कैश में दिए हैं, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। इज इट क्लियर भाई? एंट्री समझ आ रही है? क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको हर एक चीज बहुत डीप में समझा रही हूँ, राइट। अब थर्ड अकाउंट बताऊंगी, उससे पहले जल्दी से लाइक शेयर कर दो भैया, फटाफट फटाफट कर दो लाइक शेयर जल्दी से। तो यहां तक हमने पूरे 2 अकाउंट सीख लिए, रियलाइजेशन हो गया और लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट हो गया। अब तीसरा क्या है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। सेकेंड अकाउंट में क्या देख रहे थे कि पार्टनर ने फर्म से लोन, क्या था भैया, क्या था इसमें, हम क्या कर रहे थे, हाँ, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया था। अभी तक हमने क्या देखा, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया था। यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो अब क्या करेगी फर्म, डिसोल्यूशन के टाइम वो लोन वापस लेगी, है ना। पहले जब हमने क्या किया था, पार्टनर से लोन जब फर्म ने लिया था तो डिसोल्यूशन के टाइम फर्म वापस कर रही थी। अब यदि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो डिसोल्यूशन के टाइम वो लोन वापस मांगेगी पार्टनर से, ठीक है। तो देखो, लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर इज एन एसेट, ये एसेट होता है फर्म के लिए, क्योंकि यदि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो पैसा वापस भी तो मिलेगा, तो ये एक एसेट हो जाता है। इट इज रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर, तो भैया फर्म इसको बोलती है कि अब डिसोल्यूशन हो रहा है भैया, पार्टनर आप जो भी हो हमें ये लोन वापस कर दो, ठीक है। तो यदि लोन वापस मिल रहा है तो कैश और बैंक आ रहा है भैया, कैश में आ रहा होगा या बैंक से डायरेक्टली आ रहा होगा, तो वो डेबिट हो जाएगा और जो भी पार्टनर है उसके नाम से क्रेडिट कर देंगे, राइट। क्योंकि ये एसेट था पहले आपके लिए, क्या था, एक एसेट था, अब ये एसेट नहीं है तो अब एसेट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? ये आपकी एंट्री होगी इस तरीके से, राइट। सबको समझ में आया? सिंपल एक ही एंट्री है इसमें, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भैया ये वाला पॉइंट? सबको समझ में आया? आगे बढ़े फिर, चलो ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ पे आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा ये अपन ने देखा लोन बाय, हाँ ये देख लिया। फोर्थ पर आओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, 3 बन गए अपने, क्या क्या बन गए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर जो लोन बाय पार्टनर्स, लोन टू पार्टनर्स, तीनों बन गए। अब चौथा क्या बनाते हैं हम भैया, चौथा हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखो, बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट आर शोन इन दिस अकाउंट। तो जो भी बैलेंस रहेगा ना पार्टनर के करेंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, सबसे पहले तो वो बैलेंस हम लोग लिखेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जो भी बैलेंस रहेगा आपका, है ना, कैपिटल अकाउंट का भी और करेंट अकाउंट का भी, सबसे पहले वो दिखाएंगे। नाउ इफ पार्टनर टेक फर्म्स एसेट, यदि कोई पार्टनर ऐसा है जो फर्म का कोई एसेट ले रहा है ना, यदि कोई पार्टनर फर्म का एसेट लेता है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड पे दिखाएंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट साइड में यदि कोई एसेट वो ले रहा है ना, तो डेबिट साइड में दिखाना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, है ना, एट द एग्रीड वैल्यू बीइंग पेमेंट अगेंस्ट देयर कैपिटल। तो इसको क्या मानेंगे, इसको कि सपोज उसका जो कैपिटल थी पूरी 1 लाख रुपए की थी, बैलेंस जो था कैपिटल का वो 1 लाख रुपए था,
बैलेंस कैपिटल हमने देखा, ये जो बोला ना मैंने बैलेंस लिखना है कैपिटल अकाउंट का, तो वो मैंने देखा भाई एक पार्टनर है जिसका 1 लाख रुपए बैलेंस है, मतलब इसको मुझे 1 लाख रुपए देने, मुझे मतलब फर्म को डिसोल्यूशन के टाइम इसको 1 लाख रुपए देने हैं। अब मान लो ये कोई 40,000 का एसेट ले रहा है, कोई 40,000 का एसेट ले रहा है, तो इस 40,000 को डेबिट साइड पे लिखना उनके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट साइड लिखना। अब इससे होगा क्या, माइनस हो जाएगा भैया इसका कैपिटल अकाउंट, मतलब अब मुझे इसको 1 लाख नहीं देने, अब सिर्फ 60,000 ही दूंगी मैं, क्योंकि एक में से 40,000 का मैंने एसेट दे दिया, तो अब कहीं ना कहीं कैपिटल की अमाउंट कम हो गई। अब फर्म इसको एक नहीं बल्कि सिर्फ 60,000 ही पे करेगा। क्लियर, ये इसके कैपिटल में से कम हो जाएगा अमाउंट। ऐसा नहीं है कैपिटल भी उतनी रहेगी और एसेट भी दे दिया, नहीं, एसेट दिया है तो कैपिटल का अब अमाउंट कम हो जाएगा, जितने का एसेट दिया उतने से कम हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे लिखा है पार्टनर हैज अंडरटेकन टू पे लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी आर क्रेडिटेड इन देयर कैपिटल अकाउंट। क्या मतलब हुआ कि यदि कोई कोई पार्टनर है जो यदि फर्म की कोई लायबिलिटी को पे कर रहा है, सपोज बाहर किसी क्रेडिटर को पैसा देना था, फर्म नहीं दे पाई, या जो भी केसेस रहे फर्म ने नहीं दिए, तो पार्टनर ने वो लायबिलिटी को पे करा, है ना। अगर वो पे करा है तो फिर कहाँ दिखाओगे, जो भी अमाउंट है लायबिलिटी का उसको क्रेडिट साइड पे दिखाना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ, यहाँ, ये होता है क्रेडिट साइड, यहाँ पे दिखाना। तो दो चीजें याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यदि कोई पार्टनर एसेट लेता है तो डेबिट पे दिखाना, इससे उनके कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा, और यदि वो किसी लायबिलिटी को पे करता है तो फिर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना। ये चीज ध्यान रखना जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये चौथा अकाउंट हो गया आपका। क्लियर, राइट, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 4 हो गए अपने, आगे और है क्या इसमें, 5th है, आखिर लास्ट में 4 अकाउंट्स बन गए अपने, है ना। अब आखिर लास्ट में अकाउंट बनता है या तो बैंक या कैश, दोनों में से कोई एक रहेगा ना, दोनों मत सोचना, दोनों में से कोई एक, या तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट रहेगा, ये आखिर में बनेगा। तो आप सुनो ध्यान से, ऑन डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंट्रीज फॉर ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट रिसीव फ्रॉम, अच्छा एक एक करके भैया रुको। सबसे पहले जब भी आप या तो कैश बना रहे होंगे या बैंक अकाउंट बना रहे होंगे, जो भी बना रहे, तो जो डेबिट साइड है, डेबिट मतलब यहाँ, सबसे पहले तो क्या करना, ओपनिंग बैलेंस लिखना, जो भी इसका होगा। भाई पहले से भी तो आपके पास कुछ कैश या कुछ बैंक में होगा ना, ऐसा तो नहीं बिल्कुल खाली बैठे हो, थोड़ा बहुत 10, 15, 20, 1 लाख रुपए तो होगा पहले से, तो वो जो भी है पहले से सबसे पहले उसकी एंट्री करना, जिसको हम ओपनिंग एंट्री बोलेंगे। तो जो भी पहले से है वो बैलेंस सबसे पहले लिखना, कहाँ पे, डेबिट साइड में, समझ गए, कहाँ लिखना, डेबिट साइड में। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, तो अब आपने एसेट्स बेचे, आपको पैसा मिला, तो आपका पैसा बढ़ गया ना, बैंक में या कैश में, जिसमें भी हुआ है, आपका पैसा इंक्रीज हो गया ना, आपने एसेट बेचे, तो भैया जो भी बेचा है ये सब डेबिट पे लिखते जाना। देखो चाहो तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दूं एक थोड़ा सा रफ में, कि सपोज हम ये कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश या बैंक कुछ भी एक बनेगा, ठीक है, कुछ भी एक बन जाएगा। तो इस तरीके से सपोज अपना अकाउंट बनेगा, आप सबको पता है ये होता है डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले तो क्या करना, बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेना, ठीक है, जो भी बैलेंस होगा सबसे पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेना। उसके बाद यदि आपने क्या किया था, सेल किया था ना कोई एसेट, सेल्स ऑफ एसेट, तो उससे आपको अमाउंट रिसीव हुआगा, वो अमाउंट यहाँ पे लिख देना। बेचा आपने एसेट, आपको अमाउंट मिला, वो अमाउंट यहाँ पे लिख देना। उसके बाद एंड अमाउंट ब्रॉट बाय द पार्टनर, ठीक है, और यदि किसी पार्टनर ने कोई अमाउंट लेके आया है तो वो भी यहाँ पे लिखना, ठीक है। यदि कोई पार्टनर अमाउंट ला रहा है, या फिर मैं लिखूं अमाउंट ब्रॉट बाय पार्टनर, ठीक है, यदि कोई अमाउंट आपका पार्टनर लेके आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे शो करोगे। उसके बाद आर शोन ऑन, एक मिनट, एंड अमाउंट ब्रॉट बाय पार्टनर आर शोन एंड ऑन क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड पे हमको क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं हम। तो भाई यहाँ पे हमको लिखना है एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज,
मतलब अब देखो ये हो गया, ये सब अपना कहाँ चला गया, ये सब अपना डेबिट साइड पे गया जो भी मैंने बताया। अब यदि मैं बात कर रही हूँ फिर क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है, तो क्रेडिट साइड पे देख लो भैया क्या क्या लिखना है। देखो एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब यदि आप लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका या तो कैश कम हो रहा है या आपका बैंक कम हो रहा है, ना। तो यदि हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ अभी, ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि यदि आपने पेमेंट करी है तो क्रेडिट साइड पे लिख देना पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कैश कम हो जाएगा, राइट। क्रेडिट साइड पे शो करोगे। कोई एक्सपेंसेस आपने पे करे हैं तो वो शो करोगे, है ना। पेमेंट किसी एक्सपेंस की करी है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। उसके अलावा क्या है, एंड अमाउंट पेड टू पार्टनर आर शोन। यदि आपने अमाउंट कोई पार्टनर को पे करा है, ठीक है, अमाउंट पेड टू पार्टनर, समझे क्या बोला मैंने यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें बताई बेसिकली, ठीक है, 3 चीजें बताई हैं जो आपको माइंड में रखनी है। देखो कैश अकाउंट बनाओगे तो एक है क्रेडिट साइड, एक है डेबिट साइड। क्रेडिट पे क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो जो आपके पास पहले से ऑलरेडी बैलेंस है, भाई एकदम खाली तो हो नहीं आप, थोड़ा बहुत तो कैश आपके पास हो गई ना बिजनेस में, तो जो भी बैलेंस है सबसे पहले वो डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर लेना। यदि कोई एसेट बेचा है तो भैया पैसा आया है तो डेबिट साइड पे लिख देना, या फिर कोई पार्टनर कोई अमाउंट लेकर आ रहा है तो आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है उसको लिख देना। क्रेडिट में क्या करोगे, जिस हिसाब से आपका पैसा अब जा रहा है, तो भैया पैसा कब जाता है, यदि किसी लायबिलिटी की आपने पेमेंट कर दी है, कोई ऑब्लिगेशन था, कोई आपकी उधारी थी जिसकी पेमेंट हो गई, तो भैया पैसा कम हो गया, क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर देना। फिर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कोई खर्चा था जिसको आपने पे कर दिया, अगेन पैसा कम हो जाएगा क्रेडिट पे। और यदि किसी पार्टनर को आपने कुछ पे किया है, कोई अमाउंट पे किया है, तो वो लिख देना। बस इतने से आपका आराम से कैश या बैंक अकाउंट बन जाएगा। अब ये चाहे कैश हो चाहे बैंक हो, चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको बैंक अकाउंट बोला है कि कैश अकाउंट बोला है, चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। चलो अब उसके आगे देखो क्या लिखा है, ये हो गया अमाउंट पेड टू पार्टनर। अब देखो इफ बोथ कैश एंड बैंक बैलेंसेस आर गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके माइंड में कि मैंने बोला कि क्वेश्चन में यदि कैश आपको दिया हो, क्या कैश बैलेंस, यदि क्वेश्चन में कैश बैलेंस दिया हो तो आप क्या बना लोगे, कैश अकाउंट बना लोगे। यदि क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया हो तो आप बैंक अकाउंट बना लोगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैम जहां पर दोनों चीजें दी होती है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहां कैश बैलेंस भी है बैंक बैलेंस भी है। अब भैया आप दोनों मत बनाना, दोनों बनाने मत बैठे जाना, बहुत कंफ्यूजन होगी। आप कुछ भी एक बना लेना जो आपको अच्छा लगे, राइट, जो आपको अच्छा लगे अपनी मर्जी से एक बना लेना, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन में है तो इट इज अप्रोप्रिएट टू ओपन वन अकाउंट, एक ही बनाना बस, ठीक है, क्योंकि दोनों बनाओगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, चीजें इधर उधर हो जाएंगी तो दिक्कत होगी। इसलिए दोनों में से कोई एक बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बनाना जरूरी नहीं होता, ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे, मत टेंशन लेना। फिर फॉर दिस पर्पस कैश अकाउंट शुड बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग कैश टू बैंक। तो इस वजह से एक ही बनाना, और जो भी आपका रहेगा, सपोज कैश अकाउंट में जो भी बैलेंस रहेगा आपका उसको आप क्लोज करोगे, कहाँ पे, ट्रांसफर करके, बाय ट्रांसफरिंग कैश टू द बैंक। ये मैं आपको बताऊंगी जब क्वेश्चन कराऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या ट्रांसफर करना है आपको बैलेंस को, राइट, क्लियर। चलो नाउ अल्टरनेटिवली बैंक अकाउंट शुड बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू कैश अकाउंट। मतलब यदि कैश अकाउंट बना रहे हो तो बैलेंस आप वहां ट्रांसफर कर दो, यदि बैंक अकाउंट बना रहे हो तो वहां पे बैलेंस ट्रांसफर कर दो। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, वरना अभी खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। चलो now after the claim of the partner are settled no balance should be left in the bank and cash account। देखो भैया क्या कह रहा है ये, जब आपके सारे क्लेम सेटल हो जाएंगे ना, सब लेन देन कंप्लीट, देने वाले को दे दिया, लेने वाले से ले लिया, सब लेन देन कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट है, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा तो भैया कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा आपका। कहाँ पे, आपके कैश या बैंक अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा, सब कुछ लेन देन कंप्लीट है आपका, सब कुछ लेन देन आपने कर लिया है। फाइनली आपका जो बिजनेस है वो तैयार है, किस चीज के लिए, वाउंड अप होने के लिए, मतलब डिसॉल्व होने के लिए, बंद होने के लिए, समझ गए। फाइनली आपका जो बिजनेस है या जो आपका पार्टनरशिप फर्म है, ये सभी अकाउंट टोटल कितने बताए मैंने, 5, यदि ये पूरे 5 अकाउंट आपने बना दिए तो फाइनली सारी चीजें क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर है। मैंने क्या बोला, कुछ नहीं बचा आपके पास, कोई बैलेंस नहीं बचा, और यदि बचा भी है तो पार्टनर्स में बांट देंगे हम,
समझ गए? सब कुछ देने के बाद, सारी चीजें करने के बाद यदि कुछ बच रहा है तो पार्टनर्स में बांट दो, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अब इस स्टेज पर आपका जो बिजनेस है या जो आपका पार्टनरशिप फर्म है वो पूरी तरीके से रेडी है ताला लगाने के लिए। उसमें आप ताला डाल दोगे, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा बिजनेस। समझे? तो इतना आसान नहीं होता है बिजनेस को क्लोज करना, ये सब कुछ करना है, पूरी अकाउंटिंग की आपको चीजें करनी है, पूरा अकाउंट्स आपको करना है, उसके बाद कहीं जाकर आपका बिजनेस क्लोज हो पाएगा। क्लियर? अब समझ में आ गई, पूरी अकाउंटिंग समझ में आ गई। ये 2 पार्ट्स में आपका मैंने पूरा कंप्लीट कराया है, अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? राइट? चलिए तो ये पूरे 5 अकाउंट्स हैं जो प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से फिर से बता दूं एक बार। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर लोन टू पार्टनर अकाउंट, फिर लोन बाय द पार्टनर अकाउंट, उसके बाद ये वाला कौन सा, बैंक और कैश अकाउंट। ठीक है, और इसके पहले एक और कोई सा था क्या ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नंबर 4 पे बनता है। ठीक है, ये सब कुछ हम सीक्वेंस में बनाएंगे। क्लियर? चलिए तो भाई अपना पूरा ये टॉपिक कवर हो गया है अकाउंटिंग वाला। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे क्या अकाउंटिंग करनी है, कितने अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। राइट? अब आपका एक होमवर्क है, ये जो पूरा टॉपिक है आपका 2 पार्ट्स में है, एक बार रिवाइज करना, क्योंकि कल मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज जितना भी पढ़ाया है अभी तक वही पूरा आपका अप्लाई होगा उन क्वेश्चंस में। तो पूरे प्रिपेयर होकर आना, रिवाइज करके आना, जो एंट्रीज बताई हैं और जितने भी मैंने एडजस्टमेंट बताए हैं एक बार रिवाइज करके आ जाओगे तो कल क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो कल प्रिपेयर होकर आना, रिवीजन करके आना, क्वेश्चंस करेंगे जस्ट अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। राइट? तो बस आपको क्या करना है, बने रहना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, डेली क्लास में आना है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसको भाई? यही अपने चैनल को, मैग्नेट ब्रेन्स को, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको CBSE बोर्ड के अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड्स के अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। तो बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो आपके कोर्सेज हैं वो भी आपको चैनल से ही मिलेंगे। पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक को डिटेल एक्सप्लेन हमने किया हुआ है। तो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी चैप्टर वाइज, काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन है, जो भी आपको बेस्ट लगे आप वहाँ से कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो आप हमें यहाँ पे भी फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हो। राइट? करना क्या है, लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स या फिर ई नोट्स, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं। राइट? तो जो होमवर्क दिया है भाई वो कल करके आना। हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास से ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो पूरा अपन क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखेंगे और समझ में आएगा कि कितना आपने पढ़ा है, कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया। राइट? तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।